चलिए, आप लोग बहुत अच्छे से सारे चीजों को पढ़ रहे थे, है ना। आप लोगों ने पढ़ा था बल और गति में न्यूटन के तीनों लॉ के बारे में पढ़ लिया था, है कि नहीं। तीनों लॉ के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आप लोगों को याद हो गया, लॉ हो गया ना याद है। न्यूटन का प्रथम गति नियम में आप लोगों ने क्या कहा था? न्यूटन का प्रथम गति नियम में क्या कहा था कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहना चाहती है, या अगर गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहना चाहती है। कब तक? जब तक कि उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। जड़त्व के भी नियम उसको बोलते हैं। गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था, है कि नहीं। न्यूटन साहब का ये नियम था प्रथम गति नियम, जिससे हम लोगों को बल की परिभाषा मिली थी। बल की परिभाषा बोले तो बल क्या करता है भैया, किसी भी वस्तु में अगर हम लोग बल लगाते हैं तो विराम में अगर लगा दिए तो गतिशील हो जाएगा, गति वाला में लगा दिए तो विराम में हो जाएगा, दिशा का परिवर्तन कर देता है, आकृति को चेंज कर देता है ना, उससे उसकी प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद हम लोगों ने गति का दूसरा नियम पढ़ा था, है कि नहीं। तो गति का दूसरा नियम जो था उससे बल का सूत्र की प्राप्ति कर लिए थे। और गति का तीसरा नियम हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि बल की प्रकृति के बारे में पढ़ लिए थे कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है कि नहीं। अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो फर्स्ट लॉ क्या है कि इफ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज जीरो देन एंड ओनली देन द पार्टिकल अनएक्सेलरेटेड, है कि नहीं। दूसरा जो नियम है वह नियम था द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल एंड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ये अंग्रेजी में दूसरा नियम था। और तीसरा नियम था कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, है कि नहीं। यह न्यूटन का तीसरा गति नियम था। तो इन तीनों के बारे में आप लोगों ने बहुत विधिवत तरीके से पढ़ लिया है। अब हम लोग जरा सा देख लेते हैं बल के प्रकार। तो बल के प्रकार हम लोग एक तो बल कम बेसी के आधार पर पढ़ेंगे, कम बेसी बल लगा करके देखेंगे, उसके आधार पर बल कितने प्रकार के होते हैं। एक बार हम लोग किसी जैसे दो वस्तु के संपर्क माने संपर्क में आएगा तो बल कैसा होगा, उसके प्रकार के बारे में पढ़ लेंगे। तो जरा सा हम लोग बल के प्रकार को देख लेते हैं बहुत बढ़िया से आप लोगों के सामने, है ना। अभी हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं बल के प्रकार को। किसको पढ़ाएंगे? बल के प्रकार। दिखाई दे रहा है तो बोलिएगा बल के प्रकार। व्हाइट वाला दिखाई दे रहा है कि ब्लैक वाला? बल के प्रकार दोनों दिखाई दे रहा है ना। और बल के प्रकार में देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिएगा बल के प्रकार में क्या हम बोल रहे हैं। तो देखिए, हम अभी कम बेसी के आधार पर बल, तो कम बेसी के आधार पर बल देखिएगा तो दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं संतुलित बल। क्या बोलते हैं? संतुलित बल। संतुलित बल किसे कहेंगे इसके बारे में हम आपको बता देंगे, संतुलित बल। और दूसरा जो बल होता है उसको बोलते हैं असंतुलित बल। उसको क्या बोलते हैं? असंतुलित बल। तो बल के कितने प्रकार हो गए? दो। कौन कौन प्रकार हो गए? संतुलित बल और असंतुलित बल। एक काम कीजिए, सबसे पहले इस बात को देखिए, संतुलित बल किसे कहेंगे। कोई आपसे पूछेगा कि संतुलित बल किसे कहेंगे, तो परिणामी बल जिसका समान होता है। परिणामी बल जिसका क्या होता है? समान। तो परिणामी बल समान का मतलब सर नहीं समझे, तो आपको हम समझा देते हैं। परिणामी बल समान होता है, तो देखिए परिणामी बल समान होता है, इसका मतलब क्या होता है संतुलित बल में। तो देखिए, जैसे मान के चलिए कि दो आदमी को हम कहे कि पंजा लड़ाइए, तो पंजा लड़ा रहा है। तो अब देखिए, एक आदमी जो इधर से है वो इधर की ओर बल लगाएगा, देख रहे हैं ना, किधर की ओर बल लगाएगा? ऐसे। और जो इस साइड का व्यक्ति है वह अपना बल किधर लगाएगा? इस साइड के लिए बल लगाएगा। और दोनों का करीब करीब जो शक्ति है वो बराबर है, तो कोई पटकाएगा? सोचिए जरा सा दिमाग से। जैसे मान के चलिए कि दो बच्चा मेरे पास भिड़ रहा है ना, और क्या कर रहा है? बल लगा रहा है ना। हम आपको बोले कि एकदम पंजा लड़ा, कौन जीतता है देखते हैं, और दोनों का बल समान है। तो दोनों का अगर बल समान है तो कोई पटकाएगा? जोर से बोलिए, कोई पटकाएगा? नहीं सर। तो यहाँ पर परिणामी बल क्या हो गया? समान हो गया। तो परिणामी बल समान होगा तो ये भी अपना पूरा ताकत लगा रहा है, वो भी अपना पूरा ताकत लगा रहा है, ये ऐसे लगा रहा है, ये ऐसे लगा रहा है। दोनों को दिशा चेंज है। बल में जो शक्ति लग रहा है, जो बल लग रहा है, उनकी दिशा क्या है? विपरीत है। एक इधर की ओर और एक उधर की ओर, वो अलग अलग है, बल का दिशा विपरीत है। लेकिन परिणामी बल क्या है? दोनों का बराबर है, इसलिए दोनों पटकाइए नहीं रहा है।
तो जब बल दोनों का एक समान हो जाए, दो वस्तुओं का बल एक समान हो जाए, तो वह क्या हो जाएगा? परिणामी बल। और एक माने समान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समान। तो परिणामी बल जिसका समान हो उसको क्या बोलेंगे? संतुलित बल। कितने बच्चों को समझ में आया ये बात? आ गया समझ में? लेकिन दिशा जो था, बल की जो दिशा थी, क्या यह एक साइड में लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के विपरीत साइड में लग रहा था? तो दोनों एक दूसरे के कैसे लगा रहे थे? विपरीत साइड में लगा रहे थे। तो बल की दिशा क्या थी? विपरीत थी, है ना। बल की दिशा इसमें क्या होती है? विपरीत होता है। बल की दिशा विपरीत होता है। अब आ गया समझ में? दिशा विपरीत होता है। आप देखिए ना, पहलवान जब लड़ेगा तो पहलवान अगर दोनों एकदम सेम बलवान होगा तो दोनों में से कोई पटकाएगा? दोनों WWE देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देखता है कैसे लड़ता है सबसे? लगेगा ना, हम लोगों को देखने में लगता है कि हार गया, लेकिन फिर टाइट होकर खड़ा हो जाता है कि नहीं? जल्दी पटकइबे नहीं करता है। तो यानी कि जब बल समान हो जाएगा तो जल्दी हार जीत का फैसला नहीं होगा, क्योंकि दोनों का बल समान काम कर रहा है। तो उसको बोलेंगे हम लोग संतुलित बल। क्या बोलेंगे उसको? संतुलित बल। लेकिन दिशा दोनों का लड़ने का जो वहां पे देख रहे हैं, लड़ तो रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत ताकत लगा रहा है। जैसे अगर हम किसी से लड़ रहे हैं, वो भी हमको से लड़ रहा है, अगर दोनों का बल समान होगा तो न हम पीछे जाएंगे न वो पीछे जाएगा। लेकिन दिशा तो बदल गया, हम इधर की ओर लगा रहे हैं, वो इधर की ओर लगा रहा है। तो दिशा का जो बल में जो दिशा हुआ वो क्या हो गया? विपरीत हो गया। लेकिन परिणामी बल किसे कहेंगे? जब परिणामी बल का मतलब, संतुलित बल का मतलब होगा कि जिसमें परिणामी बल समान हो जाए, दोनों का बल बराबर हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित बल। क्लियर हो गए? समझ में आ रही है बात? है असंतुलित बल किसे कहेंगे? जरा देख लीजिए। तो असंतुलित बल इसका ठीक उल्टा, परिणामी बल समान न हो। परिणामी बल समान नहीं होता है। तो परिणामी बल समान नहीं होने का मतलब क्या? एक मजबूत हो जाएगा और एक कमजोर हो जाएगा। कोई ना कोई एक मजबूत होगा, कोई ना कोई एक कमजोर होगा। और जो मजबूत होगा वो दबा देगा, है कि नहीं? जो कमजोर होगा वो हार जाएगा, वो पटका जाएगा। तो इसमें क्या होता है? असंतुलित बल में परिणामी बल समान नहीं होता है। परिणामी बल समान नहीं होता है। परिणामी बल समान नहीं होता है, समान नहीं होता है। क्लियर हो गया? लेकिन इसमें भी दिशा, बल की जो दिशा होगी वो तो विपरीत होगा। बल की दिशा कैसी होगी? विपरीत होगी। बल की दिशा कैसी होती है? विपरीत होती है ना? विपरीत होता है। अब देखिए, चाहे कमजोर रहे चाहे मजबूत रहे, उससे मतलब नहीं है। बल तो दोनों को ही लगाएगा, है ना। जो कमजोर रहेगा वो पटका जाएगा, जो मजबूत रहेगा सो पटक देगा। लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत ना बल लगाएंगे, तो बल तो दोनों में विपरीत लगेगा। बल की दिशा दोनों में विपरीत होगी। लेकिन अगर बराबर बल रहेगा, बल समान होगा, तो संतुलित बल, और बल जो है असमान होगा तो उसको कहेंगे असंतुलित बल। क्लियर हो गया? तो इसको समझ में आ गया सब बच्चों को? अब हम लोग पढ़ लेते हैं बल का एक और प्रकार। ये तो कम बेसी बल है ना, कम बेसी के आधार पर बल के प्रकार पढ़ा है। किसके आधार पर पढ़ा है? कम बेसी के। सीधा बैठो ना, काहे बदमाशी कर रहे हैं आप लोग? काहे बदमाशी कर रहा है जी? क्या दिक्कत हो रहा है क्या आप लोगों को समझने में? हिमांशु वहां से उठ करके यहाँ चले आओ, हटो वहां से, तुम यहाँ बैठिए, यहाँ चले आइए। आप भी हटिए वहां से, आप भी हटो वहां से, आप यहाँ बैठो। वो बदमाशी कर रहा ज्यादा, थोड़ा सा आगे की ओर बैठिएगा, पीछे में टकराना नहीं चाहिए। बताइए तो कितना गलती कर दिया आप लोग। चलिए रहिए, किनारे रहिए। तो समझ में आ गया बात? अब देख लीजिए बल के प्रकार। ये तो कम बेसी के आधार पर, जब बल किसी का ज्यादा है किसी का कम है, उसके आधार पर बल के प्रकार पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ लेते हैं संपर्क के आधार पर बल के प्रकार। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक बल का प्रकार। क्या पढ़ेंगे? बल का प्रकार। किसके आधार पर? बल का प्रकार हम लोग पढ़ेंगे किसके आधार पर? संपर्क के आधार पर। किसके आधार पर? संपर्क के आधार पर। संपर्क के आधार का मतलब क्या हो गया, इसको समझ लीजिए। तो बल जो है संपर्क के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार का होगा। दो प्रकार का होगा। एक हो जाएगा संपर्क बल, एक क्या हो जाएगा? संपर्क बल। एक हो जाएगा असंपर्क बल। एक को कहेंगे हम लोग संपर्क बल, संपर्क बल, और एक को कहेंगे असंपर्क बल। अब यहां से समझ में आपको ये बात आ जाना चाहिए कि संपर्क का मतलब हो जाएगा कि इसमें दो वस्तुएं जो होंगी वह एक दूसरे से सटी हुई होंगी, और असंपर्क का मतलब हो जाएगा कि दो वस्तुएं होंगी तो, लेकिन दोनों क्या होंगे? सटेंगे नहीं, बल्कि अलग अलग होंगे। समझ में आ रही है बात? तो अब देखिए, आप एक बैग ले लीजिए। क्या ले लीजिए? बैग। और बैग को अगर आप भारी बैग है और उसको खींचिएगा
तो खींचने के बाद आपको लगेगा कि आपको बल ज्यादा लगाना पड़ रहा है। क्या लगाना पड़ रहा है? बल ज्यादा लगाना पड़ रहा है। क्यों? तो आप समझिए हो रहा है क्या चीज ना, कि आप तो बैग को खींचने में बल लगा रहे हैं, इसको खींचने में क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं, है ना। इधर की ओर खींच रहे हैं तो आप अपनी शक्ति को लगा रहे हैं, बल को लगा रहे हैं। और जमीन में चूंकि यह सटा हुआ है, जमीन में क्या है? बैग सटा हुआ है, तो आप उसको घसीट रहे हैं, तो जमीन भी अपनी ओर उसको खींच रहा है। कौन सा बल से? गुरुत्वाकर्षण बल से। कौन सा बल से? गुरुत्वाकर्षण बल से। जैसे इस पेन को हम ऊपर की ओर फेंके तो ये नीचे क्यों आया? तो चूंकि एक बल इसमें पृथ्वी में काम कर रहा है। पृथ्वी में कौन सा बल काम कर रहा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल, जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है। वो क्या कर रहा है? अपनी ओर उस वस्तु को खींच रहा है। तो ये पृथ्वी जो बल लगा रही है वह अपनी ओर खींच रही है, और हम जो बैग को खींच रहे हैं ये अपनी ओर खींच रहे हैं। तो उसमें क्या हो जा रहा है? एक बल काम कर रहा है जिसको हम लोग कहते हैं घर्षण बल। तो संपर्क बल के अंतर्गत में कौन सा बल आता है? घर्षण बल। कौन सा बल आएगा? घर्षण बल। समझ में आ रही है कि नहीं बात आ रही है ना। तो इस बात को समझ लीजिएगा कि हम लोगों के बीच में जो बल कार्य कर रहा है वह घर्षण बल कार्य कर रहा है। जहां दो वस्तुओं के बीच संपर्क हो, जहां दो वस्तुओं के बीच संपर्क होकर जो बल लग रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं, है ना, संपर्क बल। तो इस बात को हम लिख देते हैं यहां पे बढ़िया से। क्या लिख दें? कि जब दो वस्तुओं के बीच, जब दो वस्तुओं के बीच, ध्यान से समझिएगा, जब दो वस्तुओं के बीच संपर्क होकर, है ना, जब दो वस्तुओं के बीच बल संपर्क होकर लगे, संपर्क होकर लगे, संपर्क होकर लगे, अगर संपर्क होकर लग गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संपर्क बल कहते हैं। लगे तो उसे संपर्क बल कहते हैं, संपर्क बल कहते हैं। और संपर्क बल में आपको क्या होगा? घर्षण बल काम करेगा, यानी कि घर्षण होगा, और घर्षण में जो बल लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? घर्षण बल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? घर्षण बल। क्लियर हो गया? देखिए होगा क्या चीज ना, कि जमीन जो है इस बैग को पीछे की ओर खींचेगा, और आदमी जो है उस बैग को कहां खींचेगा? आगे की ओर। तो पीछे की ओर आगे की ओर, समझे कि नहीं? तो दोनों का विपरीत दिशा में बल लग रहा है, तो इस बीच क्या हो जाएगा? घर्षण होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा? घर्षण। तो घर्षण बल को ही क्या बोलते हैं? संपर्क बल। अब आ गया समझ में? तो घर्षण बल को हम लोग क्या बोलते हैं? संपर्क बल। और इसका असंपर्क में देखिएगा, तो असंपर्क में जब दो वस्तुओं के बीच जो बल है वह संपर्क होकर न लगे, संपर्क होकर के न लगे, तो इसको लिख देते हैं कि जब दो वस्तुओं के बीच, जब दो वस्तुओं के बीच बल, है ना, संपर्क होकर न लगे, संपर्क होकर न लगे, न लगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे असंपर्क बल कहेंगे। क्या कहेंगे? असंपर्क बल कहेंगे, असंपर्क बल कहते हैं। अब इसको जरा सा समझ लीजिए। जैसा देखिए अभी आप देख रहे हैं कि सूर्य के, जैसे इस सूर्य है, क्या है? सूर्य। सूर्य यहां पे है और इसके चारों ओर, इसके चारों ओर पृथ्वी जो है से चक्कर लगा रही है। इसके चारों ओर कौन सा चक्कर लगा रही है? पृथ्वी। यहां पे सूर्य है, सूर्य के ही चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह चक्कर किसका लगाते हैं? सूर्य के चारों ओर। पृथ्वी भी उसी में चक्कर लगाती है। तो क्या पृथ्वी और सूर्य एकदम सटे हुए होते हैं कि अलग होते हैं? एकदम अलग होते हैं। क्या होते हैं? एकदम अलग होते हैं। और देखिएगा कि इनका जो संपर्क नहीं होता है, सूर्य अलग होते हैं, जैसे सूर्य अलग हो गया और पृथ्वी क्या हो गया? अलग। और चारों ओर चक्कर क्या है अपना, है ना, वृत्तीय कक्ष में लगाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण इसको बाहर नहीं आने देगा, इसका गुरुत्वाकर्षण अपने नजदीक इसको आने नहीं देगा। दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल जो है, दोनों का जो खिंचाव है ना, सूर्य में भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जो पृथ्वी को अपनी ओर खींचती है, और इस ई जो है इसको दूर भगाती है, और ई क्या करता है? इसको दूर भगाता है।
तो लेकिन एक बल तो कार्य कर रहा है ना, तभी ना यहां से इसकी दूरी चारों तरफ से फिक्स्ड है। सभी ग्रह एक दूसरे का चक्कर, सूर्य का चक्कर इसलिए लगा पा रहे हैं कि सभी ग्रह है ना, सभी माने ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर इसलिए चक्कर लगा रहे हैं कि सूर्य से निकलने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, वह एक है ना दिशा में काम कर रहा है कि नहीं। और इसकी वजह से वे अपने वृत्तीय कक्ष में है ना सावधानी पूर्वक चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये किस बल के कारण लगाते रहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है? इसमें होता यह है कि दो वस्तुएं क्या होती है, एक दूसरे के संपर्क में नहीं होती हैं, अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी जो है दूर से ही अपनी ताकत को लगाता है, अपनी ताकत को क्या करता है? लगाता है। आ गया समझ में ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल हो जाएगा? असंपर्क बल। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल हो जाएगा? असंपर्क बल। अब देखिए, जैसे आप चुंबक को देखिए, आप चुंबक ले लीजिए, लोहा यहां रहेगा, चुंबक यहां रहेगा, इसको खींच लेगा। तो क्या इस समय चुंबक और लोहा माने एक दूसरे के संपर्क में है? नहीं है, अलग है। लेकिन क्या हुआ? चुंबक बल अपने शक्ति की वजह से, अपने किसकी वजह से? शक्ति की वजह से उस लोहा को क्या कर लिया? अपनी ओर खींच लिया। तो यह क्या हो गया? असंपर्क बल। क्या हो गया? असंपर्क बल। तो चुंबकीय बल कैसा बल है? असंपर्क बल है। आप देखिएगा करंट जो प्रवाहित होता है, तो बहुत अगर हाई वोल्टेज रहता है तो वह हम लोगों को भी खींच लेता है कि नहीं। अगर किसी बहुत हाई वोल्टेज वाले तार के नीचे से जाइएगा तो वह अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, अपनी ओर क्या कर लेगा? फटाक से आकर्षित कर लेगा। तो उसको क्या किया हम लोगों को? हम तो संपर्क में उसके थे नहीं, लेकिन फिर भी वह क्या किया? अपने ताकत के बदौलत है ना हमको अपनी ओर क्या कर लिया? खींच लिया। तो यह क्या हो गया? विद्युत चुंबकीय जो विद्युत धारा का जो बल है, विद्युत चुंबकीय जो बल है, वह असंपर्क बल हो गया। क्या हो गया? असंपर्क बल। तो विद्युत चुंबकीय बल जो आएगा वह कैसा बल के श्रेणी में आएगा? असंपर्क बल में। यह दूर से ही खींच लेता है, इसमें वस्तु को सटने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी वह उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। समझ में आ गई बात? तो इसको कहते हैं असंपर्क बल। और जो बल सटने के बाद, संपर्क में आने के बाद है कि नहीं, वह हम लोगों को, जैसे अभी आपने देखा बैग का उदाहरण, बैग क्या क्या, बैग को कौन खींच रहा था? जमीन। हम इसको आगे क्यों खींच रहे थे? वो पीछे क्यों खींच रहा है? लेकिन कब ये प्रक्रिया हुई? जब दोनों सटा हुआ है तब। तो उसमें घर्षण की क्रिया होने लगा, तो उसको बोलेंगे घर्षण बल। तो घर्षण बल कैसा बल है? संपर्क बल। लेकिन विद्युत चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है? असंपर्क बल है। आ गया समझ में? यहां तक कितने बच्चों को समझ में आ गया? तो दोनों टॉपिक हो गया मेरा समाप्त। अब अगला टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आप हम लोगों को देखना है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग पढ़े थे ना? क्या पढ़े थे? कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? संवेग। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे अभी? अब देख लीजिए, रॉकेट जो उड़ता है, रॉकेट जो उड़ता है वह तीसरे गति नियम का पालन करता है, तृतीय गति नियम का पालन करता है। उसी में लिखवाए थे रॉकेट का उड़ना तृतीय गति नियम का। लेकिन वह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह सिद्धांत है ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कैसे? तो अब देखिए, अब जब रॉकेट उड़ेगा तो रॉकेट क्या ऐसे ऐसे उड़ता है? एक बार सीधे में उड़ता है, तो सीधा में उड़ता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक रैखिक में उड़ता है, एक रेखा में उड़ता है, जैसे एकदम सीधा ऐसे, तो उसको बोलेंगे रेखीय संवेग का संरक्षण सिद्धांत, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, है कि नहीं? रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत देख लीजिए ध्यान से। संरक्षण का सिद्धांत समझिए इसको। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, समझे कि नहीं? इसको जरा सा समझने का प्रयास कीजिए। तो हम लिख देते हैं, यदि किसी निकाय, निकाय माने सिस्टम, यदि किसी निकाय, निकाय बोले तो क्या चीज? सिस्टम। यदि किसी निकाय या सिस्टम पर बाह्य बल, बाह्य बल का मतलब क्या? बाहरी बल, है ना, बाह्य बल न लगाया जाए, है ना, बाह्य बल न लगाया जाए,
न लगाया जाए, कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए, तो उस निकाय का, निकाय बोले तो सिस्टम का, है ना, उस निकाय का संवेग समान होता है, उस निकाय का संवेग समान होता है। संवेग क्या होता है? समान होता है। सिस्टम क्या हो जाता है? समान होता है। समझ में आ गई बात? इसे ही रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसे ही रेखीय संवेग, है ना, संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। देखिए ध्यान से, सिद्धांत कहते हैं क्या है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। यदि किसी निकाय पर बाह्य बल न लगाया जाए, और बाह्य बल अगर नहीं लगेगा, तो उस निकाय का संवेग क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। उस सिस्टम का जो संवेग होगा वह बदलेगा नहीं, जितना था उतना ही रहेगा, है ना। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? रेखीय संवेग का सिद्धांत कहेंगे। जैसे देखिए, समझिए इस मैटर को। जैसे हम एक वस्तु लिए, क्या लिए? एक वस्तु। इसका द्रव्यमान क्या है? m1 है। इसका द्रव्यमान क्या है? m1 है। और इसका जो वेग है क्या है? u1 है। इसका वेग क्या है? u1 है। हम टकराएंगे दूगो वस्तु को हम टकराते हैं, तब क्या देखते हैं? एक दूसरा वस्तु ले लेते हैं जिसका द्रव्यमान m2 है। दूसरा का वस्तु का द्रव्यमान कितना है? m2। तो इसका जो वेग होगा, प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? u2 हो जाएगा। जैसे पहला वस्तु हम लिए तो इस सब का m1 u1 रखे, दूसरा वस्तु लिए तो इसका क्या रखे हम लोग? m2 और u2 रखे। m क्या है? तो द्रव्यमान को साबित कर, u क्या है? उसके वेग को ये कर रहा है। हो सकता है ऐसा सिस्टम है कि ये वस्तु जो है रुका हुआ है, और ये वस्तु जो है क्या है? गतिशील है। ये वस्तु क्या है? गतिशील है। अब देखिए ये हुआ क्या चीज कि जब गति में रहेगा और ये स्थिर रहेगा, तो कुछ देरी के बाद ये टकरा जाएगा। कुछ देरी के बाद क्या हो जाएगा? टकरा जाएगा। जब टकरा जाएगा तो इसको बोलेंगे टक्कर हो गया। क्या हो जाएगा? टक्कर हो गया। तो टक्कर हो जाएगा तो ये इसमें सट जाएगा, ये इसमें क्या हो जाएगा? सट जाएगा। यही स्थिति ना होगी? जब जाएगा यहां पर तो क्या हो जाएगा? टकरा जाएगा, है ना। तो टकरा जाएगा तो क्या हो जाएगा? सट जाएगा। अब स्थिति को समझिए। द्रव्यमान क्या था इसका? m1 था। तो द्रव्यमान में थोड़ी चेंज होगा। ये भी जो जितना भार होगा इसका भी इतना ही भार इसका भी होगा, जो इसका भार होगा वही इसका भी भार होगा। समझे कि नहीं? यह जा रहा था u1 वेग से, आई था u2 वेग से। हो सकता है कि u जो होगा 10 मीटर प्रति सेकंड होगा, u2 यहाँ 0 हो जाएगा। ऐसा हो सकता है ना। तो टकरा गया। टकराने के बाद दो स्थिति उत्पन्न होगी। आप जब देखिएगा दो स्थिति क्या उत्पन्न होगी। कभी कभी आप बड़ा बॉल को में से छोटा बॉल को मारिए। जैसे बड़ा बॉल से अंटा वगैरह खेलते हैं तो क्या करते हैं? एक अंटवा से दूसरे अंटवा पर मारते हैं। तो ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा कि पहले का अंटवा आगे की ओर बढ़ गया, और दूसरा का जो अंटवा है जिससे आप मार रहे थे, हो सकता है कि उसकी स्पीड कम हो जाएगी और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। या ऐसा भी देखे होंगे कि वह टकराया और फिर वापस आ गया। दोनों स्थिति हो सकता है। तो स्थिति क्या हो सकता है इसके बाद? कि दो स्थिति उत्पन्न होगी। क्या स्थिति उत्पन्न होगी? जब इसमें इससे टकराया तो इसमें भी गति बढ़ने लगेगा, या तो इधर की ओर आगे की ओर भागने लगेगा। इसकी गति क्या हो जाएगी? आगे की ओर भागने लगेगा। और ई वाला जो है, हो सकता है कि टकराने के बाद जो है, टकराने के बाद ये इधर की ओर इसकी गति हो जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं? या फिर या तो यही हो सकता है कि माने ये भी धीरे 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 आगे की ओर गतिशील हो जाएगा। ये भी आगे की ओर गया और ये भी धीरे 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 आगे की ओर जा रहा है, इसका स्पीड कम हो जाएगा, है कि नहीं? और नहीं तो जब टकराव होगा तो ये आगे की ओर बढ़ गया, ये रिटर्निंग हो। जैसे गोली में क्या है, मान के चले कि दीवार है, यहां से मारेंगे तो हो सकता है कि इस पर टकराने के बाद वापस आ जाए। ऐसा होता है ना। जैसे लोहा वहा का दीवार है, उसमें मारिएगा तो गोली क्या हो जाएगा? रिटर्निंग हो जाएगा। गोली क्या हो जाएगा? रिटर्निंग हो जाएगा। अगर लोहा वहा का सामान नहीं है, दूसरा चीज है, तो आगे में भी गोली जा सकता है टकराने के बाद, है कि नहीं? तो ये दोनों स्थिति उत्पन्न हो सकता है। अब जब दोनों स्थिति उत्पन्न होगा तो यहां द्रव्यमान में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। द्रव्यमान में तो कोई दिक्कत
नहीं होगा, लेकिन वेग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। वेग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। पहले ये स्पीड था, अब स्पीड इसका बदल जाएगा। पहले ये शांत था, अब इसमें गति हो रही है, चाहे या तो ये आगे बढ़ेगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, या फिर क्या हो जाएगा, रुकेगा तो नहीं। जैसे पहले रुका हुआ था, इसमें जाकर प्रेशर मारेगा तो ये रुकल रहेगा जी, इसमें भी गति आ जाएगी ना। जैसे आप देखिएगा मोटरसाइकिल अगर आप खड़ा करके रखे हुए हैं, खड़ा करके रखे हुए हैं, और उधर से कार आया हड़ाक से मारा, तो मोटरसाइकिल उधर रहेगा नहीं ना, स्थिर से खड़ा, उसमें गति हो ना जाएगी। चाहे हो सकता है कि टकराने के बाद इतना ही दूर जाए तो फेंकाएगा ना। या आप हल्के गाड़ी से, आप साइकिल से मार रहे हैं कार में टक्कर, ठीक है भासकेगा नहीं, लेकिन उसमें भी तो हिला तो उसको भी देगा, कंपन तो उसमें भी करवा देगा, तो कुछ तो गति हो गई ना उसमें भी। तो टकराव के बाद गति में क्या हो जाता है, परिवर्तन। वेग में क्या हो जाता है, परिवर्तन। लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, मैंने ईथा 5 किलो के तक हो जाएगा 3 किलो के, क्या हो जाएगा अब ईथा 10 किलो के तक टकराने के बाद ही हो जाएगा मैंने 4 किलो के। द्रव्यमानवा तो वही रहेगा, लेकिन वेग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। तो वेग में जब परिवर्तन हो जाएगा, तो पहले था U1 तो ई हो जाएगा V1, पहले का वस्तु। अगर U2 था तो ई हो जाएगा क्या चीज, V2। अब आ रहा है समझ में। तो टक्कर होने के बाद क्या कहलाता है, वेग में परिवर्तन। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, तो किसमें परिवर्तन हुआ, वेग में परिवर्तन हुआ। तो जब टक्कर के जो पहले संवेग होगा, टक्कर के जो पहले संवेग हुआ, टक्कर के पहले का संवेग, समझे कि नहीं, संवेग, टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के जो बाद का हुआ, टक्कर के बाद का संवेग, टक्कर के बाद संवेग, वो दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब, जब तक कि कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यदि किसी निकाय पर बाह्य बल न लगाया जाए तो उस निकाय का संवेग क्या होता है, समान, मतलब बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर। टक्कर के पहले जो संवेग होगा वही संवेग टक्कर के बाद भी होगा। समझ में आ गई बात, दोनों में चेंजिंग नहीं होगा। इसी को कहते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। समझ में आ रहा है बात, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो अब संवेग निकाल लीजिए। तो संवेग कैसे निकाल लीजिएगा, तो टक्कर से पहले इसको मान लीजिए संवेग P1, इसका संवेग P2, P1 P2 यहां टकराया है, और टकराने के बाद स्थिति है ये हुआ, या तो इधर जाएगा और ई वाला इधर घूम जाएगा, या हो सकता है कि ई वाला आगे तेजी से जाए और धीरे धीरे हो जाए, यही ना हो सकता है। तो टक्कर के पहले संवेग, तो टक्कर के पहले संवेग क्या था, तो P1 जोड़ P2 को जोड़ दीजिए, ये टक्कर के पहले का संवेग था। अब टक्कर के बाद संवेग क्या हो गया, P1 जोड़ P2, ये भी हो गया कितना, P1 जोड़ P2। अब इसको समझ लीजिए, टक्कर के पहले, तो अब संवेग बराबर क्या बोले थे, द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। तो इसका है पहलका का है M1, तो M1 गुना U1, दूसर का के है M2 गुना U2। अब यहां टकराने के बाद देख लीजिए, ये हो जाएगा M1 इंटू V1, ये हो जाएगा M2 इंटू V2। यही हमारा सूत्र निकल करके आ गया। समझ में आ गया कि नहीं, यानी कि दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और संवेग संरक्षण के सिद्धांत से यही सूत्र हम लोगों को प्राप्त होता है। यह सूत्र कैसे निकला, तो यह सूत्र की प्राप्ति, यह सूत्र की प्राप्ति कैसे हुआ, तो इस सूत्र की प्राप्ति हमको कैसे हुआ, तो इस सूत्र की प्राप्ति संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से प्राप्त हुआ, सिद्धांत से प्राप्त हुआ, प्राप्त होता है। आया समझ में, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से प्राप्त होता है। अब देखिए, अब एक उदाहरण के द्वारा इसको हम समझा देते हैं, और इसी पर हिसाब बनाना होगा तो कैसे बनेगा। तो एग्जाम्पल ले लीजिए, मान के चलिए कि कोई वस्तु है, पहला वस्तु है ना, जो कितना माने कितना ग्राम का है, 100 ग्राम का। कितना ग्राम का है, 100 ग्राम का। मान लीजिए कि वस्तु है, इसका कितना वजन है, 100 ग्राम। क्लियर हो रहे हैं, इसका वजन कितना है, 100 ग्राम, और इसका जो प्रारंभिक वेग है वह है 10 मीटर प्रति सेकेंड। वह कैसे है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत,
एक दूसरा वस्तु है, एक क्या है, दूसरा वस्तु है। और इसका जो वजन है, इसका वजन है 200 ग्राम। कितना ग्राम है? 200 ग्राम। और इसका जो वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड है। कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड। दोनों आपस में क्या हो गया? टकरा गया, है ना? क्या हो गया? टकरा गया। अब जो है स्थिति क्या हो गया, सो समझ लीजिए। स्थिति आपका हो गया कि पहिलका जो वस्तु है, तो वह जो पहिलका जो वस्तु हुआ, तो पहिलका का तो द्रव्यमान नहीं बदलेगा। द्रव्यमान चेंज होगा जी? नहीं होगा। तो द्रव्यमान चेंज नहीं हुआ, तो द्रव्यमान जब चेंज नहीं हुआ तो 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम रह गया। लेकिन वेग में हो गया क्या चीज? परिवर्तन। पहले था 10 मीटर प्रति सेकेंड, टकरा जब गया तो इसका वेगवा हो गया कितना? 5 मीटर प्रति सेकेंड। कैसे हो गया? 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो ई वस्तु था 200 ग्राम के, तो 200 ग्राम रहेगा। चूंकि द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका जो है हमको निकाल के दिखाइए कि इसका वेग कितना होगा। इसका वेग कितना होगा? समझ में आ गई बात? पहला वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना ग्राम है? 100 ग्राम, उसका वेग क्या है प्रारंभिक? 10 मीटर प्रति सेकेंड। दूसर का जो वस्तु है वह क्या है? 200 ग्राम का है, और इसका प्रारंभिक वेग है 5 मीटर प्रति सेकेंड। दोनों आपस में क्या हो गए? टकरा गए। टकराने के बाद पहिलका वस्तु का वेग जो हो गया, से कितना हो गया? 5 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरका का वेग बताइए। क्योंकि अगर इस 100 ग्राम नहीं भी दिया हुआ रहेगा, तो आप जान लीजिएगा कि अगर टकराने के बाद द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ गई बात? तो किस में परिवर्तन होता है? वेग में। अगर इस 100 ग्राम का वस्तु है तो भी 100 ग्राम रहेगा, 200 ग्राम का है तो भी 200 ग्राम रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन वेग बदल जाएगा। तो वेग निकालिए। तो वेग निकालिएगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यही वाला। क्या लगाएंगे? समझिए। हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। अब m1u1 तो 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम गुना u1 है 10, तो 10। समझ में आ रही है बात? प्लस m2 है कितना? 200 गुना ई है 5। यहां देख लीजिए तो 100 गुना 5, और यहां है 200 गुना v2। यही तो निकालना है। 200 गुना v2 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? 100 में 10 से गुना किए तो कितना हो जाएगा? 1000। 200 में 5 से गुना किए तो कितना हो जाएगा? 1000। 100 में गुना किए 5 से तो कितना हो जाएगा? 500। आई हो जाएगा कितना? 200 v2। और 1000 1000 2000, 500 ही पट्टी ले आए, घटाओ 500 बराबर ये कितना हो जाएगा? 200 v2। अब देख लीजिए ये कितना हो जाएगा? 1500 बराबर 200 v2। इसलिए v2 बराबर 1500 बटा 200। तो 2 0 जो खत्म। अब 15 बटा 2 के मतलब कितना होगा? 7.5। और चूंकि वेग निकाल रहे हैं सब मीटर प्रति सेकंड में है, तो हो जाएगा 7.5 मीटर प्रति सेकेंड। आंसर हो गया। समझ में आया? तो इससे कैसे फिजिक्स में गणित बना रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? कि कहीं से कोई दिक्कत? अगर इस समझ में आ गया तो एक बहुत अच्छा हिसाब इसमें बराबर पूछा जाता है, उसको देख लीजिए। कैसे देख लेते हैं, सोच समझ लीजिए। इसको छोटा कर दे। चलिए देखिए, चाहे इधर देख लीजिए, देख लीजिए ध्यान से। बंदूक से गोली छोड़ने पर, बंदूक से लिख देते हैं, हम क्वेश्चन लिख देते हैं। बंदूक से गोली छोड़ने पर, बंदूक से गोली छोड़ने पर, है ना, जो गोली 10 ग्राम का है, बंदूक से गोली छोड़ने पर जो गोली कितना ग्राम का है? 10 ग्राम की गोली है कि नहीं? पितलवा कितना ग्राम का है? 10 ग्राम का। और बंदूक का जो गोली 10 ग्राम का, बंदूक का वजन कितना है? 5 kg। बंदूक का वजन कितना है? 5 kg है। समझ में आ रही है बात? है ना? बंदूक 5 kg है, छोड़ा गया। क्या किया गया? छोड़ा गया। बंदूक से गोली
छोड़ने पर जो गोली 10 ग्राम है, बंदूक 5 kg का है, छोड़ा गया। हम लोग छोड़ दिए, कोई दिक्कत है? छोड़ा गया। गोली जो है, गोली 100 मीटर प्रति सेकेंड, देख रहे हैं ना, गोली कैसे छोड़ा गया है? 100 मीटर प्रति सेकेंड से गया। गोली कैसे गया? 100 मीटर प्रति सेकेंड से गया। बंदूक कितना वेग से हमको पीछे की ओर ठेलेगा? बंदूक है ना, कितना वेग से हमें पीछे की ओर ठेलेगा? पीछे की ओर ठेलेगा, ठीक है ना। बंदूक जो है कितना वेग से हमको पीछे ठेलेगा, क्योंकि बंदूक आप जब चलाइएगा तो पीछे की ओर झटका देता है ना, तो कितना वेग से देगा यह निकालना है, समझे कि नहीं? तो सबसे पहले देख लीजिए, तो गोली जो छूटने का जो संवेग है, गोली छूटने के पूर्व का संवेग, और बराबर हो जाएगा किसका? गोली छूटने के बाद का संवेग का। कोई दिक्कत है? तो इस बात को लिखिए, आंसर कैसे बनाइएगा? तो आपको लिखना पड़ेगा, गोली छूटने के पहले का संवेग बराबर होता है किससे? गोली छूटने के बाद का संवेग से। गोली छूटने के बाद का संवेग, अभी पढ़े हैं आप लोग? ये दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब क्या हो गया कि M1 V1 बराबर हो जाएगा क्या चीज? M2 V2। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, अगर गोली हम मार रहे हैं तो गोली तो आगे में जाएगा, और झटका देगा तो आगे में जाएगा कि पीछे में जाएगा? पीछे। तो गोली के आगे में जाएगा और कंधा मेरा किधर की ओर जाएगा? पीछे की ओर। तो ये विपरीत दिशा हो गया। तो विपरीत दिशा जब होगा तो हमेशा माइनस लगाइएगा। क्या लगाइएगा? माइनस। विपरीत दिशा के लिए हम लोग क्या चीज का प्रयोग करते हैं? माइनस। अब यहां पे ध्यान से समझिए, हमारा पहले गोली की स्थिति को देख लीजिए। तो गोली को बोलेंगे हम लोग M1। क्या बोलेंगे? M1। उसका वेग है तो हो जाएगा V1। तो अब बताइए, गोली का द्रव्यमान कितना है? 10 ग्राम। तो M1 हो गया कितना ग्राम? 10 ग्राम। अब V1 कितना हो गया? 100 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। हो गया? क्लियर हो गया? अब यहां पर है बंदूक। बंदूक का वजन कितना है? M2 कितना हो गया? तो हमारा 5 kg। 5 kg अगर ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में बदल दीजिए, तो कितना ग्राम? 5000 ग्राम। कोई दिक्कत? अब बंदूकिया हमको कितना पीछे ठेलेगा, यही V2 निकालना है। क्या निकालना है? V2। V2 बराबर कितना होगा? अब आ गया समझ में सबको? तो अब इसी सूत्र पर बैठा दीजिए, M1 V1। तो M1 है 10 गुना V1 है 100। तो 10 गुना क्या लिखेंगे? 100 बराबर, यहां माइनस क्यों दिए? तो विपरीत दिशा के चलते, क्योंकि गोली आगे तो मेरा कंधा पीछे, तो विपरीत दिशा है, इसलिए इसको क्या चीज का प्रयोग करेंगे? माइनस का। क्या चीज का प्रयोग करेंगे? माइनस का। तो माइनस का प्रयोग करेंगे तो माइनस कितना ग्राम है? तो 5000 ग्राम। तो 5000 गुना हमको क्या निकालना है? V2। गुना क्या निकालना है? V2। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देख लीजिए यहां पे, तो इसलिए V2 बराबर क्या हो जाएगा? तो 10 गुना 100 बटा 5000, और इसके आगे क्या लग जाएगा? माइनस। 1 2 3 0, 1 2 3 0 समाप्त हो जाएगा, यानी कि बच जाएगा -1/5। इसको हल कीजिए तो भागा दीजिएगा, पॉइंट दूनी 10, 0.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.2। तो यहां लिखेंगे -0.2। 0.2 क्या चीज? यहां है मीटर प्रति सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। यही मेरा वेग हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब हो गया कि 0.2 मीटर प्रति सेकेंड से हमको पीछे की ओर ठेलेगा। माइनस का मतलब क्या होता है? पीछे की ओर ठेला। माइनस का मतलब कि माइनस आंसर नहीं होगा, वो मतलब होगा कि हमको, माइनस का मतलब होगा कि वो इंगित कर रहा है कि गोली के विपरीत दिशा में आपको ठेल रहा है। कहां ठेल रहा है? गोली के विपरीत दिशा में। क्लियर हो गया? यानी कि हम लिख सकते हैं कि 0.2 मीटर प्रति सेकंड से ये क्या करेगा? ढक लेगा।
क्या करेगा? ढक लेगा। आ गया समझ में? जब ऐसे लिख दीजिएगा तो यहां माइनस देने की जरूरत नहीं है। माइनस का मतलब है कि विपरीत दिशा में वह आपको क्या करेगा? ठेलेगा। समझ में आ गया क्वेश्चन का आंसर? हो गया। और इस तरह से बल और गति चैप्टर समाप्त हो गया ना। तो अब आप लोगों को इस चैप्टर को यही समाप्त करते हैं। कल हम आपको शुरू करेंगे चौथा चैप्टर, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। क्या नाम है? गुरुत्वाकर्षण। कल फिजिक्स का चौथा चैप्टर हम लेकर के आपको पास आएंगे, जिसका नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण। बहुत बहुत धन्यवाद।